नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 1 के चौथे प्रश्नावली पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो आप लोगों का सवाल है पहला, नीचे x का घात 2 धन b x धन c के रूप में कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड कीजिए। तो शून्यक का मतलब होता है जैसे कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा के मान जो होते हैं उन्हीं को शून्यक कहेंगे। तो ये जो पहला जो है ये अल्फा का मान होगा और यहाँ दूसरा जो है बीटा का मान होगा। ये जो पहला सवाल में कोष्टक में 3 4 दिए हैं, तो ये अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है। तो देखिए इसके शून्यक किस तरह से निकालेंगे। जब हम समीकरण निकालते हैं तो जब समीकरण को हल करते हैं तो x के जगह में जो भी मान निकलता है, ठीक है, तो ये वही है। मान के चलिए पहला जब x का जब गुणनखंड करते हैं तो x 2 मान निकलते हैं ना, एक अल्फा के रूप में निकलता है, दूसरा बीटा के रूप में निकलता है। तो ये पहला वाला जो है यही उसका मान, यही जो अल्फा बीटा है यही शून्यक के रूप में दिया जाता है। तो ये मान के चलिए पहला सवाल है, ठीक है। तब इसमें आप डायरेक्ट आते हैं तो ये हम लेते हैं पहला सवाल। ये देख लीजिए। तो जब हम समीकरण निकालेंगे तो x के मान निकलते हैं, तो x बराबर अल्फा बीटा निकलेगा, ठीक है। x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा, ठीक है। बी नहीं है, ये बीटा है, इस तरह से लंबा निकलता है तो ये बीटा हो गया। तो यहाँ पे अल्फा के जगह में ठीक है, ये अल्फा है, ए नहीं है, अल्फा के जगह में 3 है और बीटा के जगह में निकला हुआ है 4। ये 4 2 शून्यक दिए हुए हैं। ये अल्फा के शून्यक 3 है और बीटा के शून्यक 4, ठीक है। हालांकि एक ही में दिया गया है, लेकिन ये आप समझने के लिए मैंने यहाँ आपको अलग से लिख दिया, आपको इस तरह से लिखना नहीं है। तो जब हम समीकरण को हल करते हैं तो इस तरह से x के 2 मान निकलते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा के जगह में यहाँ पे 3 दे दिया है, एक शून्यक 3 और दूसरा 4, मतलब दूसरा शून्यक बीटा के जगह में 4 है। अब हम इसी को जब हल करेंगे तो देखिए, अब हल इस तरह से करेंगे ना, तो अब इस तरह से लिख सकते हैं हल लिखेंगे x बराबर यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इसको और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x के जगह में 3 अगर उत्तर आया है तब क्या करते हैं, तो इस 3 को हमको इस पक्ष में पक्षांतर करना है। चूंकि हमें गुणनखंड निकालने हैं तो x के जगह में x बराबर 3 निकला है, तो इसको इस पक्ष से इस पक्ष में पक्षांतर करेंगे। तो देखिए यहाँ 3 जो है धनात्मक है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये धनात्मक है। ये बराबर के चिन्ह को नहीं देखना है, हमें धन और ऋण देखना है। तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये धन है। तो जब ये इस पक्ष से इस पक्ष में आएगा तो धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा, तो 1 से ऋण 3 हो जाएगा, तो ऋण 3 हो गया। और बराबर यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे शून्य हो गया। क्या हो गया, शून्य। और उसी तरह से जब हम ये पहला हो गया, ठीक है, आपका पहला हो गया। और दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ दूसरा हो गया, ये x बराबर 4, ठीक है। ये बीटा बराबर 4 है, तो उसी को हम दूसरा मान 4 आया है तो ये x बराबर 4 रखेंगे, ठीक है। तब अब इसमें आगे क्या करेंगे, जब इसको हल करना शुरू करेंगे तो x ये 4 इधर धनात्मक है, इसको भी इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो x अब ये ऋण 4 हो जाएगा और बराबर इधर क्या बच जाएगा, बराबर यहाँ पे 0 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो अब देखिए 0 को छोड़ दीजिए और यहाँ पे 1 से ऋण 3 ये पहला गुणनखंड और यहाँ पे 1 से ऋण 4 दूसरा गुणनखंड। तो इस तरह से 1 से ऋण 3 इसको एक कोष्टक में लिख दीजिए और दूसरा 1 से ऋण 4 ये दूसरा कोष्टक में लिख दीजिए, और यही आपका उपयुक्त गुणनखंड है, ठीक है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बस इतनी से काम करना है। तो ये आपका पहला सवाल हो गया, ठीक है। ये आपका पहला सवाल। और दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। आपका दूसरा सवाल है ऋण 2 और ऋण 3। ये 2 शून्य दे दिए गए हैं, एक अल्फा जो ऋण 2 है और एक बीटा ऋण 3 है, ठीक है। तो अब इसमें मान रखेंगे, जो समीकरण जैसे हम बनाते हैं तो उसमें हल करना शुरू करेंगे तो क्या रखेंगे, इसको हल करेंगे तो इस तरह से आप हल लिख लीजिएगा। अब लिखेंगे x बराबर ऋण 2 लिखेंगे, ठीक है, पहला अल्फा के जगह में। इसको जब आगे हल करेंगे तो इस तरह से आप अगला स्टेप के लिए x, ठीक है, ऋण 2 यहाँ पे है, तो ये दायां पक्ष में ऋण 2 है, इसको इस पक्ष में लेके आएंगे बराबर के इस पक्ष में, तो ये ऋणात्मक है तो इधर आके धनात्मक हो जाएगा, तो x धन 2 हो जाएगा
और यहाँ बराबर 0 हो जाएगा, सब में 0 हो जाएगा। जब इस पक्ष से इस पक्ष ले आएंगे और यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ पे 0 करना है। यहाँ पे ऋण 0 हो, ऋण 2 का इधर धन 2 हो गया और इधर 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। उसी तरह से जब आप दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, x, यहाँ ऋण 3 है तो यहाँ x बराबर ऋण 3 करना है, ठीक है। x बराबर ऋण 3 करना है। तो आगे जब इसको हल करेंगे तो क्या हो गया, x हो जाएगा और यहाँ ऋण 3 को इधर लेके आएंगे तो धन 3 हो जाएगा, पक्षांतर कर रहे हैं तो ऋणात्मक का धनात्मक हो गया और यहाँ बराबर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो एक ठो ये आपका गुणनखंड हो गया, एक ठो ये हो जाएगा। तो इस तरह से गुणनखंड आपका हो जाएगा x धन 2 और दूसरा हो जाएगा x धन 3। तो ये आपका उपयुक्त उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका दूसरा उत्तर। देखिए इसमें इतना ही ये सवाल हो गया, आपने इसको इस तरह से बैठाया और इस तरह से इसका उत्तर फट से आ गया। बच्चों आपका ये तीसरा सवाल था, ठीक है, ये आपका तीसरा सवाल था। अब इसको जब हल करेंगे तो जैसे उसमें किया वैसे करेंगे। तो यहाँ करेंगे x के जगह में x बराबर 1/2, क्योंकि ये धनात्मक में दिया है इसलिए यहाँ धनात्मक हो गया, ठीक है। और जब इसको हम आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा x। अब ये 1/2 धनात्मक है तो ये धनात्मक है तो इधर आके पक्षांतर करेंगे, ये दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में, तो ये ऋण 1/2 हो जाएगा और बराबर इस पक्ष में क्या बचा, 0, कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। उसी तरह से यहाँ कर लीजिए, इसकी लब देखते हैं, ठीक है, इस शून्य के लिए। तो यहाँ x बराबर कितना है, ये ऋणात्मक दिया, ठीक है, ऋण 1/2 कर सकते हैं, ऋण 1/2। अब ऋण का चिन्ह यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसका अगला स्टेप क्या होगा, तो x, ये ऋण 1/2 इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको हम इस पक्ष से इस पक्ष पक्षांतर करेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा, तो धन 1/2, ठीक है। इधर बराबर क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचा, कुछ नहीं बचा, 0 कर देंगे। तो पहला गुणनखंड ये x ऋण 1/2 और दूसरा गुणनखंड x धन 1/2। तो इसी को हम लिख देंगे कोष्टक के साथ, x ऋण 1/2 और दूसरा x धन 1/2। तो इस तरह से आपका उत्तर आ गया। देखिए इतना छोटा सा है, अब इस पूरी वीडियो को देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब बाकी के 2 सवाल बचे हुए हैं, ठीक है। ये चौथा 15, 17 और ये ऋण 18 और 12, ये आप खुद करेंगे। और उसके बाद ये दूसरा वाला सवाल है, इसको मैं करा देता हूँ अभी, देखिएगा। दूसरा सवाल को पढ़ते हैं। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यक वही है, जब हम समीकरण हल करते हैं तो x के अक्सर 2 मान निकलते हैं, पहला अल्फा के रूप में और दूसरा बीटा के रूप में। तो यही अल्फा और बीटा, यही 2 शून्यक कहलाते हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा 2 शून्यक है, तो पहला क्या बोलता है, इनका योगफल। मतलब योगफल कब होगा, जब हम जोड़ेंगे। मतलब ये अल्फा धन बीटा इस तरह से करेंगे तो ये उनका योगफल हो गया। तो अल्फा धन बीटा योगफल हो गया। अब इसका मान होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a या ऋण b/a। ये योगफल का मान इतना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b/a। अब दूसरा क्या है, गुणनफल भी बोलते हैं ना। तो गुणनफल क्या होगा, जब हम इनका गुणा करा देंगे, मतलब ये अल्फा गुणा बीटा, तो इसका मान होता है c/a, ठीक है। तो ये हो गया आपका गुणनफल। तो जब भी योगफल करें तो हमें इस रूप में बनाना पड़ेगा और गुणनफल के लिखा है तो इस रूप में बनाना पड़ेगा। अब ये मान आपको कहाँ से मिलेगा, ये थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हर सवाल को थोड़ा देखिएगा। तो पहला सवाल जैसे कि देखते हैं तो इसमें समीकरण दिया हुआ है, ये x का घात 2 धन 10 x धन 24 दिया हुआ है, पहला सवाल है। जब इसकी तुलना एक समीकरण, जो समीकरण होता है ax का घात 2 धन bx और धन c, इस समीकरण से जब हम इसकी तुलना करते हैं, ठीक है, ये समीकरण मानक समीकरण होता है। जब इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ ax का घात 2, तो x का घात 2 है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मानेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो रहेगा a, तो यहाँ a की जगह में a बराबर कितना है, देखिए यहाँ a बराबर कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो a, ठीक है। और b बराबर यहाँ 10, b बराबर 10 और c बराबर यहाँ 24, c बराबर कितना है
24 है। ठीक है, अब ये a बराबर 1 हो गया, b बराबर 10 हो गया और c बराबर 24 हो गया। तो जब हम इनके मूलकों या शून्यकों, जो ये मूलक होते हैं या शून्यक होते हैं अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा, तो इनका योगफल कराएंगे तो क्या हो गया, ऋण b बटे a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए मूलकों का गुणा योगफल, मूलकों या शून्यकों भी लिख सकते हैं। ठीक है, शून्यकों का योगफल, पहले योगफल निकालेंगे। योगफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका मान क्या हो जाता है, देखिए ऋण b बटे a, तो ये हो जाता है ऋण b बटे a। ठीक है, ये अल्फा बीटा है और ये b और a है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है ऋण b बटे a। अब देखिए यहाँ पे b का मान कितना है 10, और हमें b योग करेंगे तो b और a से मतलब है, हमें c से मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब योग कर रहे हैं तो हमें b से मतलब है, तो b का मान अब रखेंगे यहाँ पे, तो यह कितना हो जाएगा, इस ये ऑलरेडी ऋणात्मक रहेगा ना, तो ये ऋण रहेगा ही सूत्र से है, और b की जगह में कितना है तो 10 करेंगे, और बटे a की जगह में कितना करेंगे 1 करेंगे। तो इस तरह से, और आगे इसको इस तरह सब कर सकते हैं, इसको और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 10 बटे 1, तो बटे का 1 करने की मतलब ये बटे का 1 करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा ऋण 10। तो ये मूलकों का योगफल हो गया ऋण 10, और मूलकों का गुणनफल करेंगे या शून्यकों का गुणनफल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल ये हो जाता है, यहीं लिख देता हूँ, ये अल्फा गुणा बीटा ये बराबर होता है c बटे a। ठीक है, मूलकों का गुणन a, तो अब इसमें मान रखेंगे तो c की जगह में कितना आएगा, देखिए c की जगह में 24 है और a की जगह में a, तो इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 24 बटे 1, 24 बटे 1, तो नीचे का 1 का कोई मतलब नहीं, इसलिए और आगे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो मूलकों का आपने जब योगफल निकाला तो योगफल आपका निकला, ये हो गया ऋण 10, और गुणनफल निकाला तो ये हो गया 24। तो योगफल हो गया ऋण 10 और गुणनफल हो गया 24। तो इसको आप लिख सकते हैं योगफल बराबर ऋण 10 और गुणनफल बराबर 24। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे, तो ये उसका उत्तर हो गया। बच्चों ये दूसरा सवाल है, और जब इसमें मूलक शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे तो इसको जब आप हल करेंगे तो इस समीकरण का तुलना ax घात 2 धन bx और धन c से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a की जगह में a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a की जगह में यहाँ कितना है 2 है, आपको सभी में ऐसी करना है। फिर b की जगह में कितना आएगा, b की जगह में यहाँ चिन्ह के साथ लिखना है ना, तो ऋण 7 है तो यहाँ b की जगह में ऋण 7 आ गया, b बराबर ऐसे बराबर कर लेंगे। ठीक है, b बराबर कर लेंगे तो b की जगह में ऋण 7 है, और c बराबर कितना है, तो c बराबर है यहाँ पे कितना है ऋण 9, तो a की जगह में 2, b की जगह में ऋण 7 और c की जगह में ऋण 9। इस तरह से आपका आ जाएगा। अब मूलकों का या शून्यकों का योगफल, ठीक है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ऋण b बटे a। ठीक है, ये आपका मूलकों का योगफल का सूत्र हो जाता है ऋण b बटे a। तो अब इस सूत्र में मान रखेंगे तब
इसमें हो जाएगा ऋण b बटे a। तो देखिए यहाँ पे ऋण ऑलरेडी सूत्र से है और b की जगह में मान रखेंगे तो ऋण 7। तो इसको हम ये भी ऋणात्मक है इसलिए कोष्टक में रखेंगे ऋण 7। ठीक है, ये अगर ये ऋणात्मक नहीं रहता धनात्मक रहता तो डायरेक्ट 7 कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऋण है तो यहाँ ऋण 7 रखेंगे और उसका बट्टे a के जगह में कितना है 2, तो यहाँ 2 करेंगे। तो इसको और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कोष्टक खोलेंगे तो ये ऋण और ये ऋण का गुणा होगा तो ऋण ऋण धन हो जाएगा। तीसरा से ये 7/2 हो जाएगा। तो शून्यकों का योगफल हो गया 7/2। अब शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फा गुणा बीटा ये बराबर हो जाता है c/a। तो यहाँ पे c का मान ऋण 9 है और a का मान 2 है। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c के जगह में रखेंगे ऋण 9 और बटे a के जगह में रखेंगे 2। ठीक है, a के जगह में रखेंगे 2। तो ये इतना हो जाएगा। अभी इसमें देखिए कुछ करने के लिए नहीं है तो ये बस इतना हो जाएगा। तो शून्यकों का योगफल लिख सकते हैं या सिर्फ योगफल लिख दें। योगफल बराबर हो जाएगा 7/2 और गुणनफल बराबर हो जाएगा ऋण 9/2। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो एक बार आप देख लीजिए, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा इस सवाल को फिर से दोबारा एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा और बाकी के सवाल आप खुद बनाइएगा। और अगर नहीं बनता है तो मैं फिर से बना के बता दूंगा। ये देखिए 2 सवाल मैंने आपको बता दिए और ये तीसरा, चौथा, 5वां ये आप खुद बनाइएगा और नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा।